अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। और मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? और स्क्रीन शेयर्ड है सब लोगों के साथ या नहीं? ये थोड़ा सा कंफर्म कर दें और फिर हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, ज़ीशान का सवाल है। पहले कुछ क्वेश्चंस हैं उसके, उसको देख लें कि सर आई हैव टू क्वेश्चंस। OLX.com का थीम कौन सा है? पहले तो निशान एक चीज़ क्लियर करने वाली है, ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस में ही बनी हुई हों और उसके ऊपर भी वर्डप्रेस की टेक्नोलॉजी ही यूज़ की गई हो सकता है उसको बिल्ड करने के लिए PHP का इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है, या कोई और शॉपिफाई या फिर कोई और सिस्टम, कोई और टेक्नोलॉजी, कोई और जो है उसके ऊपर CMS या फिर कोई और लैंग्वेज यूज़ की गई हो। तो मेक श्योर कि सारी दुनिया की वेबसाइट्स वर्डप्रेस में नहीं बनी, लेकिन दुनिया की 34% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस के अंदर बिल्ड की गई हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब कह सकते हैं कि एक तिहाई हिस्सा जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि क्या हम अपनी वेबसाइट बना के उसको एडसेंस के साथ लिंक करेंगे? तो ज़ीशान, मुख्तलिफ नौइयत की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ नौइयत की वेबसाइट्स का मतलब ये है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि उनको हमें एडसेंस के साथ लिंक करना पड़ता है, जैसे मैंने आप लोगों को क्यूटीन दिखाई थी या फिर हूट रैबिट दिखाई थी, ठीक है। ये जो वेबसाइट्स हैं ये एडसेंस से अर्निंग करती हैं। और कुछ वेबसाइट्स जो अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट्स हैं या फिर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके ऊपर हमें एडसेंस को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ पे आपको ये इस किस्म की कुछ एड्स वगैरह नजर आ रही हैं, ठीक है, जो गूगल एड्स होती हैं या फिर ये एड्स नजर आ रही हैं, इसका मतलब वो वेबसाइट्स एडसेंस से पैसे कमा रही है। लेकिन अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो अपनी प्रोडक्ट सेल करती है और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस वगैरह मेंशन करती है, इसका मतलब ये है कि वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और वो लोग एडसेंस से अर्निंग नहीं कर रहे बल्कि अपनी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं मार्केट के अंदर और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर मुनाफा कमाते हैं। फिर उसके बाद ये डेपर डॉट रिव्यूज की एग्जांपल दी थी आप लोगों को। प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी लगी हुई हैं लेकिन यहाँ पे उनकी प्राइस मेंशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक रिव्यू मेंशनड है। उस रिव्यू के अंदर बताया गया है कि आपके लिए कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट होगी, आप उसको जाके अमेजोन से बाय कर सकते हैं। क्योंकि हमारी वेबसाइट अमेजोन से एफिलिएटेड होगी, तो जैसे ही वो बंदा अमेजोन से जाके हमारी चीज को, उस प्रोडक्ट को बाय करेगा, हमें उस प्रोडक्ट का कमीशन जो है वो मिल जाएगा। किस किस को वॉइस का मसला आ रहा है भाई? और भी है कोई या वॉइस क्लियर है मेरी? मेरा तो ख्याल है कि क्लियर है। जिशान, आपको फ्री थीम्स भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा सर्च करें मेरे पास, अगर कोई इसके रिलेटेड जो है वो थीम हुआ तो मैं आपको दे दूंगा।
ठीक है जी, चलें आज चलते हैं जी अब अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक था उसके अंदर लास्ट टाइम मुझे बताएं कि हमने क्या डिस्कस किया था। क्लास में लास्ट टाइम क्या डिस्कशन हुई थी, टॉपिक क्या था और क्या चीज़ें पढ़ाई गई थी। ठीक है, गुड, ओके। फाइबर तो नहीं पढ़ा लास्ट टाइम। आई थिंक सो प्रोफाइल्स आप लोगों की रिव्यू की थी। फ्राइडे का दिन होता है तो फ्राइडे को आप लोगों का फ्रीलांसिंग के ऊपर हम काम करते हैं और प्रोफाइल्स रिव्यू करते हैं। हाँ, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पड़ी थी, तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में अभी किसी को अगर कोई मसला है तो वो बता दें। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सब लोगों की हो चुकी है। अभी तक कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया या फिर उनको मसला आ रहा है वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वाले कोई लोग हैं तो बता दें। नो इश्यू सर जी, ये सर फाइबर प्रोफाइल रिव्यू की थी, ठीक है वो तो हो गया। सर आपने लेक्चर रिपीट करना था। हाँ, रिपीट मैं उन लोगों के लिए करूंगा ना जिनको मसला आ रहा है। अगर मसला नहीं है किसी को तो फिर रिपीटिशन का फायदा नहीं है ना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड जिशान। वर्डप्रेस की लाइव होस्टिंग रिपीट कर दें, ठीक है। प्लगइन्स और थीम इंस्टॉल नहीं होते, अपडेशन फेल्ड, बाकी चलता है। हाँ जी, वो लोकल होस्ट के ऊपर साजिद मसला आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकल होस्ट जो है वो मसले करता है इस तरह के। तो क्योंकि वर्डप्रेस एक हैवी सीएमएस है थोड़ा सा, उसके ऊपर आपने बड़ी बड़ी बिजनेस वेबसाइट्स बनानी होती हैं। तो जब आप प्लगइन्स वगैरह, अच्छे प्लगइन्स और हैवी किस्म के थीम्स इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो तो लोकल होस्ट पर बैठ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था hostingyo.com, जिससे जाके आप लाइव होस्ट बाय करके उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट्स जो हैं वो बना सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, गुड। इंस्टॉलेशन रिपीट कर दें क्योंकि उस दिन सिग्नल्स का इश्यू था तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्लास रह गई थी। ठीक है सर, प्लीज़ रिपीट दैट बिकॉज आई एम एबसेंट। ठीक 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 ठीक। बाकी अब डैशबोर्ड की समझ नहीं आई, ठीक है आज समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा ये जो लोग उस दिन हमारे पास अवेलेबल नहीं थे उनके लिए हम क्या करते हैं कि वर्डप्रेस एक दफ़ा दोबारा से इंस्टॉल करके दिखा देते हैं उनको। अच्छा जी, तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हम दोबारा से करने लगे हैं। अभी भी तकरीबन हमारे पास 45 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को, अब इस टॉपिक को मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। कुछ टाइम के लिए 10 मिनट का टाइम लगेगा, बस उसमें हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा और इसको साथ साथ आप लोग चाहें तो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले ज़रा वो जो पुराना सारा डेटा था उसको हम ख़त्म कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम यहाँ पे कर रहे हैं जी, सबसे पहले जा रहे हैं wordpress.org पे। पहला स्टेप क्या है, हमने एक वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम है wordpress.org। जिस वेबसाइट के ऊपर से हम वर्डप्रेस का जो सेटअप है उसको डाउनलोड करेंगे। गेट वर्डप्रेस पे क्लिक किया और डाउनलोड वर्डप्रेस 5.5। तो ये वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है यहाँ पे। जैसे ही ये डाउनलोड होगा हम इसको ओपन करेंगे और कॉपी कर लेंगे एच टी, जो एच टी डॉक्स का फोल्डर है हमारा, उसके अंदर।
डाउनलोडिंग इसकी कंप्लीट होती है जैसे ही, तो इसको हम अपनी जो रूट डायरेक्टरी है, जैसे सब लोगों को पता है जो जैम्प होता है, लोकल होस्ट होता है, उसकी जो रूट डायरेक्टरी होती है वो होती है htdocs। तो उसके अंदर जाके हमने अपने इस वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करना है। चलो भाई, चलो चलो, शाबाश, जल्दी करो। स्टोरेज भी फुल हो गया है, स्टोरेज बाय करना पड़ेगा। ये लें जी, हमारा वर्डप्रेस जो है वो डाउनलोड हो चुका है। शो इन फोल्डर करते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के लिए Ctrl+C भी कर सकते हैं और यहाँ से हम कॉपी करके इसको सी में ले जाते हैं। सी में हमारे पास जैम्प का फोल्डर है, जैम्प के अंदर htdocs का फोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको पेस्ट करना है। ये नहीं जी, ये फाइल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, अब इस फाइल को हमने करना है एक्सट्रैक्ट। राइट क्लिक करूंगा और एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर मैं जाके क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो वो इसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगा। लें जी, इसकी एक्सट्रैक्शन हो चुकी है और हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर बन गया है, ये वर्डप्रेस के नाम का। ठीक है, ये वर्डप्रेस के नाम का फोल्डर है और इसके अंदर ये सारी की सारी फाइल्स हमारे पास मौजूद है। अब हमने इसको जो है वो वहां पे कैसे कॉल करना है उसको देखते हैं जरा। हम लोकल होस्ट की जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट करेंगे। और इसकी पहली दो सर्विसेज स्टार्ट करके अपने ब्राउजर पे चले जाते हैं। इतना सा काम किया है कि वो जो डाउनलोड किया था सेटअप, उसको हम यहाँ पे लेके आए हैं और इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये फोल्डर वहां पे नया जो है हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है कि htdocs के अंदर अब वर्डप्रेस के नाम का एक फोल्डर बन चुका है और उसके अंदर कुछ ऐसी फाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं वापस और इसको अब हम कॉल करते हैं लोकल होस्ट स्लैश htdocs के अंदर। तो लोकल होस्ट हमें ले आता है, htdocs से आगे किस फोल्डर को कॉल करना है उस फोल्डर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। वर्डप्रेस उस फोल्डर का नाम है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वर्डप्रेस। ठीक है, और इसको एंटर कर दिया। तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, और कुछ स्टेप्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे और उसके बाद वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले वो हमसे लैंग्वेज पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम उसको कहेंगे कि भाई इंग्लिश में ही करना है, जाहिर बात है, हम इंग्लिश ही जानते हैं, फ्रेंच और लातीनी जुबान तो हमें आती नहीं है। तो वो कह रहा है ये 4-5 चीजें आपके पास होनी चाहिए, फिर आप लेट्स गो के बटन के ऊपर जो है वो बटन दबाएं। पहले मेक श्योर कर लें कि आपके पास ये 4 चीजें हैं। एक डेटाबेस, उस डेटाबेस का नाम हमने इसको देना है। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस को हमने किसी न किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होता है और हम वर्डप्रेस के अंदर डायनामिक वेबसाइट्स बनाते हैं। तो डायनामिक वेबसाइट्स बनाते हुए हमें फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को देखना पड़ता है। तो वर्डप्रेस का जो हुसन है वो ये है कि हमने सिर्फ डेटाबेस की कनेक्टिविटी मेक श्योर करनी होती है, बाकी डेटाबेस के अंदर जितनी भी चेंजिंग्स करनी होती हैं वो वर्डप्रेस खुद से मैनेज करता है। हमने सिर्फ फ्रंट एंड से ड्रैग एंड ड्रॉप से अपनी वेबसाइट्स को डेवलप करते जाना है, डिजाइन करते जाना है। तो ये डेटाबेस का नेम हमारे पास कैसे आएगा? डेटाबेस पहले बनानी पड़ेगी और उसका नाम कोई ना कोई रखना पड़ेगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए मैं चलता हूँ लोकल होस्ट स्लैश php my admin के अंदर, लोकल होस्ट स्लैश php my admin, उसको मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास डेटाबेसेस को मैनिपुलेट करने का एक इंटरफेस खुल जाएगा, जिसके अंदर जाके मैं डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ, उसके अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकता हूँ, टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे आके न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। न्यू के ऊपर क्लिक किया और मैंने वर्ड कोई भी नाम दे दिया उसको, उस डेटाबेस को कोई भी नाम दे दिया। आप अपना नाम, अपने नाम के ऊपर भी उसका नाम रख सकते हैं। तो वर्डप्रेस मैंने उसका नाम रखा और इसको मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया।
वो कहता है जी डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड, इतना सा काम था PHP माई एडमिन का, वो काम हो गया खत्म। अब आ जाते हैं वापस, लेट्स गो करते हैं, और जहां पे वो डेटाबेस का नाम पूछता है वहां पे हमने अपनी डेटाबेस का नाम देना है। वो अल्लाह की तरफ से उसने वर्डप्रेस लिखा हुआ है, हमारी जो भी डेटाबेस का नाम हम रखेंगे वो हमने यहाँ पे लिखना है वर्डप्रेस। यूजर नेम के अंदर आप लिखेंगे रूट, ठीक है। यूजर नेम के अंदर रूट इसलिए लिखेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट की जो डेटाबेस होती है, इसको लॉगिन करने के लिए जो यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो रूट होता है। यूजर नेम रूट होता है और पासवर्ड होता है ब्लैंक, बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना उसके अंदर, आपने पासवर्ड भी नहीं लिखना, ठीक है, आपने ब्लैंक छोड़ देना, खाली छोड़ देना उसको। डेटाबेस होस्ट को भी आपने नहीं चेंज करना और टेबल के प्रीफिक्स को भी चेंज नहीं करना, और सबमिट कर देना। ठीक है जी, सबमिट कर दिया। वो कहता है कि यू have made it through this part of the installation, WordPress now communicate with your database। वो कहता है कि डेटाबेस आपकी कनेक्ट हो चुकी है वर्डप्रेस के साथ। इफ यू आर रेडी, टाइम नाउ टू रन द इंस्टॉलेशन। तो रन करते हैं जी इंस्टॉलेशन को, और अपनी जो साइट की कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि वो हमने क्या रखनी है। जैसे साइट का टाइटल हम अपनी मर्जी से कोई भी रख लेते हैं। हम साइट का टाइटल रख लेते हैं जी टेस्ट वेबसाइट, ठीक है, अपनी मर्जी, आप अपना स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना लें, कुछ भी बना लें। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये यूजर नेम और पासवर्ड जो लिखना होता है, ये हम इसलिए लिखते हैं कि हमने जब हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन करेंगे एज ए एडमिन, तो हम यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड अपनी मर्जी से कुछ भी रख लेते हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सुफियान रख लें, ठीक है, और पासवर्ड में भी कुछ लिख लें आप अपनी मर्जी से। सेम ये लोकल होस्ट है, तो लोकल होस्ट के वर्डप्रेस को आपके अलावा कोई और तो एक्सेस कर नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। इसको मैंने ईमेल दिया और इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर दिया। इसको भी आपने चेक करना है कर दें, नहीं करना ना करें, लोकल होस्ट के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता अगर आप लाइव सर्वर के ऊपर काम कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि मैं जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डाल रहा हूँ, गूगल उसको सर्च इंडेक्स के अंदर जो है वो उसकी इंडेक्सिंग ना करे, सर्च रिजल्ट्स के अंदर उसके रिजल्ट्स ना आए, तो आप उसको डिस्करेज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर चाहते हैं कि आप जो जो कंटेंट डाल रहे हैं वो गूगल की सर्चेज में आना शुरू हो जाए, तो फिर उसको टिक ना करें। इंस्टॉल वर्डप्रेस, ये भी मैं लोकल होस्ट के ऊपर जो है वो इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। कहता है जी आपका लोकल होस्ट जो है वो लोकल होस्ट के ऊपर जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसको जाके लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करेंगे हम उसी यूजर नेम और पासवर्ड से जो हमने उसकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे रखा था, और लॉगिन। ये हमारे वर्डप्रेस की जो डैशबोर्ड है उसकी पहली लुक है, और इसके अंदर हमारे पास ये कुछ फीचर्स हैं, और ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। तो इनको हमने जो है वो इसके जरिए मैनेज करना है। ये स्टेप्स सारे के सारे समझ में आ गए हैं। अगर किसी को अभी भी मसला है तो वो आप लोग बता सकते हैं। लाइव सर्वर के ऊपर हमने करना है, वो भी कर देता हूं मैं। ये हमने लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा ख्याल है कि किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमने इंस्टॉल कैसे करना है, ये वर्डप्रेस हमने अपनी डोमेन के ऊपर कैसे इंस्टॉल करना है, अपने होस्ट पे, लाइव होस्ट पे या फिर लोकल होस्ट पे इंस्टॉल कैसे करना है। लाइव होस्ट वाला मैं अभी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। उस दिन किस डोमेन के ऊपर हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था, याद है किसी को? कौन सी डोमेन थी, मुझे याद करवा दें ताकि मैं उसी के ऊपर जाऊं। rankme.today थी शायद। मुर्तजा क्या मसला आ रहा है बताएं। अच्छा, ये वो दूसरी है, इस पे नहीं किया था, वो दूसरी वाली पे किया था, SEO growth .tools। हाँ, आई थिंक सो। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं इसके ऊपर जो ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है इसको मैं जो है वो अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप जब भी कोई लाइव होस्ट खरीदते हैं, जारी बात है उसके साथ कोई डोमेन भी आप बाय करते हैं,
और मैंने जो डोमेन बाय की है इस दफ़ा आप लोगों को कह लेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाने के लिए। असल में तो ये किसी और चीज़ के लिए बाय किया है, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ कि लाइव सर्वर पे भी आप लोग कर सकें। तो SEO growth डॉट टूल्स के नाम से एक वेबसाइट है। आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसका डोमेन नेम लिखना है और /cpanel के अंदर चले जाना है। cpanel क्या होता है, कंट्रोल पैनल बोलते हैं, और इसका यूजर नेम और पासवर्ड वो होस्टिंग यो वाला जो जिसे आप होस्टिंग बाय करेंगे वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो इसका दे देगा। उस यूजर नेम और पासवर्ड को आप यहाँ पे लिखेंगे और लॉग इन कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक cpanel मतलब कंट्रोल पैनल जो है वो शो हो जाएगा। सर लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली है, नेक्स्ट नहीं हो रहा सर, एडमिन वाली वेब नहीं ओपन हो रही। वो PHP माई एडमिन है, ठीक है। आप लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन लिखेंगे तो फिर वो ओपन होगा। अच्छा जी, cpanel लॉगिन कर लिया तो इसके अंदर ऑलरेडी मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुका था। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस cpanel के अंदर हमने सबसे नीचे चले जाना है। तो ये हमारे पास सॉफ्ट क्लॉज ऐप इंस्टॉलर वाला एक सेक्शन है। इसके अंदर एक वर्डप्रेस वाला आइकॉन बना हुआ होगा, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल नाउ करके तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास इस डोमेन के ऊपर ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, तो दोबारा मैं नहीं कर सकता जब तक मैं इसको रिमूव ना कर दूं। तो यहाँ से क्रॉस के ऊपर क्लिक करके मैं इसकी जो पुराना वर्डप्रेस था, मतलब सारी की सारी साइट का जितना भी कंटेंट था वो मैं रिमूव कर देता हूँ। जितना भी कंटेंट अपलोड किया होगा, जितनी भी डिजाइनिंग की होगी, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी और मेरी वेबसाइट दोबारा से ब्लैंक हो जाएगी। अब देखते हैं वो कैसी लग रही है। तो देखें जी, अब वो SEO growth डॉट टूल्स हो तो गया है अनइंस्टॉल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे खोलता हूँ, कुकीज वगैरह सेव होती हैं, ठीक है। तो ये देखें अभी मेरी वेबसाइट जो है वो एक एरर शो कर रही है और वो एरर है एडिशनली a 403 फॉरबिडन एरर वाज एनकाउंटर्ड। ये एरर क्यों आता है, ये एरर तब आता है जब हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई वर्डप्रेस या फिर कोई PHP की फाइल नहीं रखी होती, या फिर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया होता, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, दोबारा से वर्डप्रेस जब इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कहाँ पे जाना है हमें, दोबारा से मैं फिर बता रहा हूँ कि cpanel है हमारा ये वाला पेज, ठीक है, कंट्रोल पैनल। इसके लास्ट पे जाएंगे तो हमें ये वर्डप्रेस मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल नाउ के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म हमारे पास खुल जाएगा और उस फॉर्म को फिल करके हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से हम वर्जन सेलेक्ट करेंगे कि वर्डप्रेस का हम कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये हमने लेटेस्ट वर्जन इसका इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद HTTPS ये हमारा डोमेन नेम सेलेक्ट होगा। अगर मल्टीपल डोमेन्स हमने अपनी इस होस्टिंग के अंदर अटैच किए हैं तो फिर हम अपनी मर्जी से उस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर अगर हम किसी डायरेक्टरी के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम उसका नाम यहाँ पे रखेंगे और देन फिर हम उसको कॉल किया करेंगे SEO growth डॉट टूल्स /WP। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो WP की डायरेक्टरी में हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो, इसलिए मैं SEO growth डॉट टूल्स जो हमारी मेन वेबसाइट है उसी के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो यहाँ से यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड रखेंगे जिससे हम जो है वो लॉगिन कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस एडमिन को, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड दे देता हूँ जिसकी मदद से मैं इसको लॉगिन कर सकूँ बाद में। इसमें आपने कहीं पे भी डेटाबेसेस क्रिएट नहीं करनी, कहीं पे आपने डेटाबेसेस को कनेक्ट नहीं करना। ये जो सॉफ्ट क्लॉज ऐप इंस्टॉलर है ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ये सारे का सारा काम जो है वो कर देगा। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से अगर आपने कोई प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं तो कर लें। क्लासिक एडिटर एक एडिटर है जिसकी मदद से आप वर्डप्रेस की पोस्ट पेजेस और सारी की सारी चीजें जो हैं उनको एडिट कर सकते हो। तो हम पुराने लोग हैं तो हम यही क्लासिक एडिटर ही यूज करते हैं, ठीक है। आजकल गटनबर्ग एडिटर भी आया हुआ है, वो भी एक अच्छा एडिटर है, आप लोग चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ज्यादा आसानी से फंक्शनैलिटीज जो है वो डिस्क्राइब होती हैं, इसलिए मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। यहाँ से कोई ईमेल शीमेल अपना दे दें और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके लाइव सर्वर के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ले जी, अब हमारी ये वेबसाइट है, ठीक है, SEO growth डॉट टूल्स के नाम से। और अगर मैंने इसका एडमिन पैनल एक्सेस करना होगा तो मैं क्या करूंगा,
इसके आगे स्लैश लिखूंगा। वर्डप्रेस का एडमिन पैनल मैंने एक्सेस करना है, तो वर्डप्रेस मींस WP और एडमिन पैनल माइनस एडमिन। ठीक है, तो कैसे एक्सेस करेंगे? seogrowth.tools मेरी वेबसाइट का नाम /WP माइनस एडमिन। तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे कि यूजर नेम और पासवर्ड देंगे जो भी हमने उसको दिया हुआ होगा और लॉगिन कर लेंगे। नहीं जी, तो ये हमारी अब लाइव सर्वर जो था उसके ऊपर भी हमारी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर लाइव सर्वर के ऊपर किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। क्लियर है यहां तक? वेबसाइट का एड्रेस और नेम बता दें किस तरह सेट करें। गौहर, आप अपनी मर्जी से इसका नेम सिलेक्ट करेंगे। इट डिपेंड्स कि आप किस किस्म की वेबसाइट बना रहे हैं। अगर तो आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको, मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई थी इंस्टेंट डोमेन सर्च के नाम से, वो आपको बताती है कि ये फलां डोमेन जो है वो अभी अवेलेबल है या नहीं, या किसी ने ऑलरेडी बाय तो नहीं कर ली हुई। ठीक है, तो अगर आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट हो तो आप अगर अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहें aligohar.com, तो वो कहता है कि ये डोमेन जो है वो ऑलरेडी किसी ने बाय कर लिया, आप इसको बाय नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर अगर इंजीनियर लगा लेते हैं हम इसके साथ ENGR, ठीक है, तो इंजीनियर अली गौहर लगा लेते हैं, तो फिर वो डोमेन अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते हैं। लें जी, आपकी डोमेन का नाम सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी इस तरह अगर आपने ये तो हो गया पोर्टफोलियो के लिए। अगर आपने अपनी कोई प्रोडक्ट बेचनी है, ठीक है, जैसे आपने जो है वो एसेसरीज की प्रोडक्ट कोई बेचनी है, तो आप उसकी कोई प्रोडक्ट कोई नाम रखना चाहते हैं उसका कि अली मोबाइल.com जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, alieccessories.com, जरूरी नहीं है आपने अली भी लगाना है साथ। ठीक है, तो आप उसको कहते हैं स्मॉल एसेसरीज। ठीक है, या फिर आप उसको कहते हैं कि जो भी डोमेन आपको लगे कि ये अवेलेबल है और अच्छी है, आप उसको यूज करके अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए यूज कर सकते हैं। और कोई सवाल रहता है तो बता दें मुझे। ये ऑलरेडी भी वैसे क्लास में डिस्कस हो चुका था। अली साहब के लिए मुझे ये बात जो है वो 6-6 दफ़ा दोबारा से रिपीट करनी पड़ती है। सर, मैंने sajjaddeveloper.com का नाम से परचेज की है फॉर पोर्टफोलियो, इज दैट ओके? हाँ जी, बेहतरीन है, ठीक है। पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बगैर जो है वो एक फ्रीलांसर का सांस लेना फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, चलें जी, अब चलते हैं। अगर आप अच्छा, एक एरर यहाँ पे एक शो हो रहा है, PHP अपडेट रिक्वायर्ड। आप लोगों को भी शायद इसमें से, जब आप लोग इसकी सी पैनल के ऊपर लाइव होस्ट के ऊपर इंस्टॉल करें तो शायद आप लोगों को भी आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, इस एरर को रिमूव करने के लिए ये सी पैनल के अंदर ही जाते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टी PHP मैनेजर। सर्च बार में मैंने लिखा मल्टी PHP मैनेजर। मल्टी PHP मैनेजर में जाऊंगा मैं, और यहाँ से मैं डोमेन को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल करके इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो इसको अप्लाई किया, इसको आके रिफ्रेश करते हैं, तो देखें वो वाला जो एरर था हमारा वो रिमूव हो गया, और हमने अपने सी पैनल के ऊपर जो लेटेस्ट वर्जन था PHP का वो हमने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है जी, तो ये इस तरह के मसले भी अक्सर आते हैं क्लाइंट्स को। वो कहते हैं जी यहाँ पे PHP अपडेशन रिक्वायर्ड है, तो वो कर बताएं कैसे करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये भी बग फिक्सिंग के अंदर आती हैं, इनको भी सीख के आप लोग बग फिक्सिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। और दोबारा से मैं आप लोगों को उसको रिमाइंड करवा देता हूँ कि सी पैनल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टी PHP मैनेजर। मल्टी PHP मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक पेज खुल जाएगा, और उस पेज के ऊपर हम अपनी डोमेन को सिलेक्ट करेंगे जिस डोमेन के ऊपर हमने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है, और यहाँ से हम लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा 7.4 अभी फिलहाल चल रहा है उसको हम सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे।
सर डिफरेंट एक्सटेंशंस का क्या मतलब है, पर्पस क्या है? फॉर एग्जांपल .com .xyz। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि हमारे पास, जैसे मैं इंस्टेंट डोमेन सर्च पे जाता हूँ, तो मेरे पास .com के अंदर वो डोमेन अवेलेबल नहीं होती, तो मैं उसको डोमेन .net में खरीद लेता हूँ, .xyz में खरीद लेता हूँ। जैसे मैं, मेरे पास ये डैपर.com थी, इसकी एग्जांपल देता हूँ। डैपर मुझे अच्छा नाम लगता था, डैपर नीट एंड क्लीन और अथेंटिक इसका मतलब है, ठीक है। तो डैपर.com अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने क्या किया, डैपर.रिव्यूज जो थी वो बाय कर ली, ठीक है। तो डैपर.रिव्यूज अब मेरे पास है, इस वजह से ये इसको जो है वो रेड शो कर रहा है। तो हम एक्सटेंशन चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा नाम जो है वो सेम रहे। इससे आपका मतलब फर्क कोई नहीं पड़ता, आप .com में खरीदें, .xyz में खरीदें, .info में खरीद लें, आपकी अपनी मर्जी है। कोई इसकी रैंकिंग वगैरह के ऊपर या फिर आपकी एसईओ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ठीक है जी, बेहतरीन है, सही है। तो अब हम चलते हैं जी जरा इसके डैशबोर्ड की तरफ, इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर जाके हम मुख्तलिफ किस्म के काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारा पहला सेक्शन है, मैं पहले आपको अपनी साइट जो अभी फिलहाल कैसी नजर आ रही है उसको देख लेते हैं। ठीक है जी, ये बिल्कुल एक ब्लैंक साइट है जिसके ऊपर एक पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की बाय डिफॉल्ट। तो पोस्ट के अंदर जाते हैं। पोस्ट, जाहिर बात है, नाम से जाहिर है कि हमने अपनी वेब, जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसके ऊपर पोस्ट लगानी होती है। सर कुछ वेबसाइट्स फ्री डोमेन भी ऑफर करती हैं, वो क्या होती हैं? इंजीनियर साहब, मैं ऐसी वेबसाइट्स जो है वो रेकमेंड नहीं करता। एक वेबसाइट है 00 वेब होस्ट के नाम से, लेकिन फिर वो आपकी डोमेन नेम के अंदर आ रहा होता है अली गौहर 00 वेब होस्ट .xyz डॉट आगे कुछ समथिंग लाइक दैट। तो वो आपके ये पोर्टफोलियो के ऊपर, आपकी ई कॉमर्स के ऊपर, रैंकिंग के ऊपर जो है वो बहुत बुरा असर डालती हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो चीजें आप लोगों ने नहीं करनी। फ्री वाला कोई भी सिस्टम मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। wishes.corner.com, ठीक है जी। सर आपने थीम देने थे हमें। थीम बेटा मैं पहले पढ़ा तो लूँ, कौन से थीम देने हैं अब ये पता है आपको? आपको कौन सा थीम चाहिए? अभी यही चीजें क्लियर नहीं है। तो जब आप लोगों को जरूरत पड़ेगी ना, जब मुझे लगेगा कि अब आप लोगों को थीम्स की जरूरत है, तो मैं साथ साथ देता जाऊंगा। इतने उतावले होने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड पे आते हैं। पोस्ट, पोस्ट वाला सेक्शन है। अब जो टॉपिक है उसकी तरफ आए जरा, और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने डैशबोर्ड को लेके, उसके ऊपर आए। पोस्ट वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ये कुछ चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं। ये एक पोस्ट ऑलरेडी की गई है, जिसको हम एडिट कर सकते हैं। क्विक एडिट के अंदर जाके हम उसकी कोई डेट शीट चेंज करनी है, या हमने उसका नाम चेंज करना है, उसको कोई कैटेगरी असाइन करनी है, एंड सो ऑन, ये सारे का सारा काम करते हैं। मैं यहाँ से एक नई पोस्ट ऐड करता हूँ। ऐड न्यू पोस्ट किया और मैंने यहाँ पे लिखा आई लव पाकिस्तान। अच्छा, आई लव पाकिस्तान लिख के मैं नीचे आ गया। फिर इसके बाद हमने जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान हैव 5 प्रोविंसेस नेम्ड एज। यहाँ पे हमने उनके नाम लिखने शुरू कर दिए, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और क्या है जी हमारे पास, केपीके, और फिर उसके बाद है हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ये पंजाब तक का जो एरिया है इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने इसको बुलेट पॉइंट्स में डाल दी। पहले क्या करते थे, पहले हम यूएल का टैग लिखते थे। यूएल का टैग लिख के उसमें लिस्ट आइटम्स डालते थे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान, एंड सो ऑन। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। अब क्या कर रहे हैं, हम सिंपल सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको यहाँ से जो है वो हम
बुलेट पॉइंट्स लगा रहे हैं तो बुलेट पॉइंट्स लगा दिए। बोल्ड करने के लिए क्या था, जैसे अगर प्रोविंसेस का वर्ड है तो बोल्ड करना होता था, बी का टैग लगता था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर केपीके को बोल्ड करना है या इटैलिक करना है तो आई का टैग लगता था केपीके को इटैलिक करने के लिए। तो इस तरह की कुछ चीजें थी जो हमने डिस्कस की थी HTML के अंदर। इसको मैं अभी फिलहाल जरा जो है और चीजें ऐड ऑन कर लेता हूँ इसके अंदर। इसको अगर मैंने पिक्चर लगानी है कोई, ठीक है, अगर मैंने पिक्चर लगानी है कोई अपनी अपनी ही जो कंप्यूटर है उसके अंदर, तो मैं ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट फाइल करते हैं। मैं यहाँ से कोई पिक्चर दे देता हूँ उसको। पाकिस्तान का झंडा नहीं पड़ा यहाँ पे, डाउनलोड तो किया था हमने। चलो जी, लेट्स सपोज ये कर देते हैं। तो ये पिक्चर हमने अपलोड की और इसको हमने इंसर्ट इनटू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये पिक्चर हमारी इंसर्ट हो गई। इसकी जो भी आपने चीज़ें जो है वो चेंज करनी है, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप लोग इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं यहाँ से। इसका साइज वगैरह जितना भी आपने रखना है उसको रख सकते हैं। हाँ जी, कश्मीर भी ऐड कर लेते हैं जी। ठीक है जी, तो गिलगित बल्तिस्तान के बाद हमने एक सूबा अपना कश्मीर भी ऐड कर लिया। अच्छा, इसको मैं अभी कर रहा हूँ फिलहाल पब्लिश। अच्छा, अब हुआ ये कि अभी 2 मिनट हुए हैं और 2 मिनट के अंदर मैंने जो काम किया है उसकी जो आउटपुट मुझे नजर आ रही है वो ये है कि ये एक पोस्ट है, उसका टाइटल है आई लव पाकिस्तान, ये उसके सूबे हैं और ये उसकी जो पिक्चर है वो असाइन हो चुकी है। यही काम जब मैं HTML के अंदर CSS के अंदर करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आते थे और मुझे मुख्तलिफ किस्म के टैग्स लगाने पड़ते थे। जैसे ये इमेज लगाने के लिए इमेज का टैग लगाते थे, ठीक है, और हम इसके लिए UL का टैग लगाते थे या OL का टैग लगाते थे। फिर हेडिंग्स लिखने के लिए हम क्या करते थे, अगर मैंने यहाँ पे कोई हेडिंग्स क्रिएट करनी है, नीचे आ जाता हूँ मैं, यहाँ से इसको ख़त्म करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको पैराग्राफ की बजाय कह दिया कि ये हेडिंग 1 हुआ करेगा, तो ये हेडिंग 1 बन गई। अगर मैं हेडिंग 1 से इसको ख़त्म करके हेडिंग 2 बनाता हूँ तो ये हेडिंग 2 हो गया। इसको अपडेट करते हैं ज़रा पोस्ट को और यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश किया इसको तो देखें जी, पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैं ज़रा इसका कोई थीम वगैरह चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे से मैं थीम्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ से हम इसका जो थीम है वो 2017 सेलेक्ट करते हैं अगर फ़िलहाल। तो 2017 सेलेक्ट करने की वजह से क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो थीम है वो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, लेआउट होता है। उसकी मदद से आप लोग अपनी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखें ज़रा, उसी सेम पोस्ट का जो कंटेंट है वो अब इस तरह का लग रहा है कि आई लव पाकिस्तान अब आपका यहाँ पे आ गया। ये बोल्डेड है, प्रोविंसेस, KPK थोड़ा सा एलिक है, ये हमने H2 दिया है और ये हमने एक इमेज जो है यहाँ पे अपनी पोस्ट के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं दोबारा से अब पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाता हूँ तो अब मेरे पास एक और पोस्ट बनी है जो हमने अभी अभी की थी, आई लव पाकिस्तान। तो इसको मैं दोबारा से एडिट करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी कुछ और चीज़ें जैसे कैटेगरीज हैं और टैग्स हैं। ये कैटेगरीज और टैग्स हम लोग फाइवर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसका पहले भी एक डेमो दे दिया था कि कैटेगरीज हम क्यों बनाते हैं पोस्ट की, या अपनी वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज बनाने का मकसद जो है वो ये होता है कि हम अपने कंटेंट को कैटेगराइज कर सकें, कंटेंट की सेग्रीगेशन कर सकें। मोबाइल वाली पोस्टें इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में चली जाएं, कार वाली पोस्टें व्हीकल्स की कैटेगरी में चली जाएं, ठीक है। इसी तरह फूड के रिलेटेड जो पोस्ट हैं वो फूड की कैटेगरी के अंदर चले जाएं। तो मैं यहाँ से इसकी एक नई ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ और मैं इसको जो है वो कोई भी कैटेगरी असाइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज कंट्री।
कंट्री के नाम की अपनी मतलब एक कैटेगरी हमने रख ली, कंट्री, ऐड न्यू कैटेगरी, और वो मैंने उसको असाइन कर दी। ठीक है, और यहां से हम इसकी फीचर्ड इमेज भी सेट कर सकते हैं। फीचर्ड इमेज ये होती है ऐसी इमेज जो पोस्ट के खुलते ही या फिर पोस्ट जब आप, मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल बता देता हूँ कि qteen.com है या फिर dapper.reviews है। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों को ये पोस्ट नजर आ रही है, टॉप 9 बेस्ट हॉट प्लेट्स टू बाय इन 2020। तो ये सामने इसके साथ एक पिक्चर भी नजर आ रही है। अगर आपको ये पोस्ट नजर आ रही है कि टॉप 7 बेस्ट हस्बैंड पिलोज रिव्यूज 2020, तो उसके साथ ये पिक्चर नजर आ रही है, तो ये पिक्चर उसकी फीचर्ड इमेज है। इसी तरह आप लोग क्यूटीन के ऊपर आते हैं जब, तो कोट्स अबाउट मेंटल हेल्थ, तो ये मेंटल हेल्थ की पिक्चर फीचर्ड इमेज है। तो जो मेन इमेज होती है फीचर, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये उसकी फीचर्ड इमेज है। तो मैं इसको जब क्लिक करता हूं तो सामने सबसे पहले जो पिक्चर नजर आती है हमें, वो फीचर्ड इमेज कहलाती है। तो इसी तरह हम हर एक पोस्ट को, वर्डप्रेस की हर एक पोस्ट को एक फीचर्ड इमेज जो है वो दे सकते हैं। तो उसको सेटअप करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेट फीचर्ड इमेज, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ से अपलोड किया फाइल्स को, सिलेक्ट फाइल, तो वो कंप्यूटर से सिलेक्ट करेंगे जो भी फाइल हमने देनी होगी। वो भी मेरे पास जो भी पिक्चर है मैं उसको असाइन करते जा रहा हूँ यहाँ से। तो इसको सेट फीचर्ड इमेज, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। अब ये योस्ट एसईओ कहां से आ गया भाई? मैं यहाँ पे वर्डप्रेस पढ़ा रहा हूँ, जरा इसका ख्याल कर लो थोड़ा सा। जब योस्ट एसईओ की बारी आएगी तो पढ़ लेंगे उसको। मतलब प्लगइन क्या है सर, और ये ऑन पेज एसईओ जब आएगा टाइम उसका तो मैं ऑन पेज भी करवा दूंगा। ऑन पेज हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं उसके लिए कुछ टाइम निकाल सकूं। अगर शॉपिफाई के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो तो वो वर्डप्रेस पे ही यार, शॉपिफाई वर्डप्रेस की तरह का ही एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, शॉपिफाई पे भी वेबसाइट्स बनती हैं, वर्डप्रेस पे भी वेबसाइट्स बनती हैं। तो शॉपिफाई भी वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है, वर्डप्रेस भी वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, आपकी अपनी मर्जी है, वर्डप्रेस में बना लो, आपकी अपनी मर्जी है, शॉपिफाई में बना लो। मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस डिस्कस करना है, हमारी क्लास में शॉपिफाई हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे कोर्स में नहीं है। जब वर्डप्रेस आप पढ़ लेते हो तो शॉपिफाई की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। रिफ्रेश करते हैं जी इसको, तो ये हमारी फीचर्ड इमेज जो है वो सामने यहाँ पे हमें नजर आ जाएगी, जो हमने लगाई हुई होगी। इसकी कोई भी डिजाइनिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं। सर मेरे न्यू पोस्ट के लिए पेज आपके जैसा ओपन नहीं होता। उसके लिए आप ऐसा करो कि प्लगइन्स के अंदर जाओ और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करो। प्लगइन्स के अंदर जाके ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक प्लगइन सर्च करना है जिसका नाम है क्लासिक एडिटर। ठीक है, क्लासिक एडिटर सर्च करोगे, ये प्लगइन आपके पास सामने आ जाएगा। उसको यहाँ से आपने इंस्टॉल नाउ का बटन आपके पास आ रहा होगा, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो उसको देन आपने उसको एक्टिवेट कर लेना है। तो फिर जैसे ही एक्टिवेट करोगे तो फिर वो पेज जो आपका पोस्ट वाला है, ऐड न्यू पोस्ट वाला, वो सेम मेरे जैसा शो होगा जैसा मेरा शो होता है। और किसी को कोई मसला आ रहा हो? क्लासिक एडिटर क्या करता है कि आपको इस व्यू के अंदर पोस्ट एडिट करने का मौका फराहम करता है। अच्छा जी, यहां तक किसी को कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। अभी तक हमने जितना काम किया है आप लोग कर सकते हैं। मैंने एक सिर्फ पोस्ट लगा के दिखाई है आपको कि पोस्ट लगा सकते हैं। उसके अभी आप कह लेंगे जो मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स हैं वो नहीं मैंने आप लोगों को बताए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, किसी स्टेप के अंदर कोई मुश्किल आई हो? ठीक है, गुड। अच्छा जी, फिर ये पिक्चर है तो इस पिक्चर को आपने राइट अलाइन करना है, सेंटर लाइन करना है। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं।
अभी ये सेंटर लाइन है, अभी ये राइट लाइन है और ये अब लेफ्ट लाइन है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, तो पोस्ट के अंदर अभी हमने ये चीजें डिस्कस कर ली कि हम इसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर्मेट भी मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। हमने पोस्ट जब करनी होती है तो पोस्ट का मुख्तलिफ किस्म का ऑब्जेक्टिव होता है हर एक पोस्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि इस पोस्ट के अंदर हम कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं, हम कोई इमेज लगाना चाहते हैं, इमेज के ऊपर फोकस करवाना चाहते हैं, या फिर हम कोई उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखना चाहते हैं। सर पिक्चर के साथ टेक्स्ट किस तरह ऐड करते हैं? कैनवा उसके लिए दिया है मैंने, ये पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखा था ना, आई लव पाकिस्तान, तो canva.com। अच्छा जी, ये तो फॉर्मेट जो है वो फिर हम उसका इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर हमने कोई इमेज लगाना है और हम हमारा जो फोकस है वो इमेज वाला है, कि इमेज के ऊपर फोकस करवाना चाहते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग आके इमेज को देखें, या फिर लोग आके वीडियो को देखें, या फिर हमारी कोड को देखें या लिंक को देखें, तो हम अपनी मर्जी से उसका फॉर्मेट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उस पोस्ट का जो लेआउट है वो उसके मुताबिक, उस फॉर्मेट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। यहां से हमने इसको कर दिया अपडेट। अभी आगे चलते हैं जी कैटेगरीज के अंदर। कैटेगरीज के ऊपर क्लिक किया। अकरम आरफीन कह रहे हैं कि नहीं हो रहा क्लासिक एडिटर इंस्टॉल करने के बाद भी। अब आ जाओ जरा मेरे पास, स्ट्रीम यार्ड पे आ सकते हो अगर लाइव मेरे साथ, तो आ जाओ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। मुझे मैसेज करो, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। अच्छा जी, ये कैटेगरीज के ऊपर आए अब हम। और एक मिनट भाई, मैसेज किया है मुझे? अभी तक नहीं आया मैसेज कोई वैसे। तो कैटेगरीज में आके हम नई नई कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई कैटेगरी जो है वो बनानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की इशिया हैं वो सारी की सारी मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी के अंदर असाइंड हो। तो मैं इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। अब मैं मेन पेज के ऊपर आप लोगों को अगर लेके आता हूँ, तो मेन पेज हमारा अभी फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे मेन पेज पे आती जा रही है। तो अब आए हम वापस क्लास जो है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कंट्री वाइज और इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज ये जो कैटेगरीज हैं, यहाँ पे मेरा एक मेन्यू बार बन जाए। ठीक है, उस मेन्यू बार के अंदर मेरे मुख्तलिफ किस्म के पेजेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो है वो आ जाएं। तो जैसे मैं अब अगर एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे, और उस पेज का मैं नाम रख लेता हूँ अबाउट अस। ठीक है, और अब उस अबाउट अस के पेज के अंदर मैं अपनी कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं उसके अंदर लिखूंगा कि वी आर अ Amazon एफिलिएट कंपनी एंड वी आर जो भी कंटेंट आपने डालना है वो डाल सकते हैं।
अच्छा, ये प्रोडक्ट अबाउट अस का मैंने पेज जो है वो क्रिएट किया। इतना सा टाइम लगता है जी पेज क्रिएट करने में। मैंने आप लोगों को शायद कभी दिखाया था फाइबर, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी 10 पेजेस क्रिएट करेंगे। अब वो बाकी तो टेक्स्ट वगैरह उसने क्लाइंट ने आपको दे देना है और उसको बस आपने मैनेज करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये अबाउट अस का पेज जो है वो मैं चाहता हूँ कि एक मेन्यू बार बन जाए मेरा, और उस मेन्यू बार के अंदर अबाउट अस का पेज जो है वो शो हो रहा हो। तो मैं क्या करूंगा, अपीयरेंस के अंदर जाऊंगा और ये मेन्यूज वाला सेक्शन है। और मेन्यूज के अंदर जाके मैं यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। तो मेन मेन्यू क्रिएट मेन मेन्यू, उसका मैंने नाम रखा, अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं आप इसका। और यहाँ से मैंने क्रिएट मेन्यू कर दिया। क्रिएट मेन्यू किया तो अब उसके ऊपर मैंने कौन कौन सी चीजें इंसर्ट करनी है। जैसे मैं कहता हूँ अबाउट अस का पेज जो है वो ऐड टू मेन्यू कर दो, तो ये अबाउट अस का पेज ऐड टू मेन्यू हो गया। इसकी मैंने यहाँ से डिस्प्ले लोकेशन भी सेटअप करनी है, तो मैं कहता हूँ टॉप मेन्यू जो है वो सेटअप कर दो इसको। तो सेव मेन्यू किया, तो यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया इसको पेज को, तो देखें अब जरा ये मेरा एक मेन्यू बार क्रिएट हो चुका है और उसके ऊपर अबाउट अस का एक लिंक लग चुका है। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यूजर आएगा मेरे अबाउट अस के पेज के ऊपर क्लिक करेगा तो वो उसको वो वाला कंटेंट नजर आ जाएगा जो हमने अबाउट अस के पेज पे लिखा था। मैं दोबारा से वापस जाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो कैटेगरीज है वो भी शो हो, जो हमने कैटेगरीज क्रिएट की थी। व्यू ऑल के ऊपर क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कंट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों कैटेगरीज भी शो हो। मैं ऐड टू मेन्यू करता हूँ तो ये दोनों कैटेगरीज भी शो होंगी। सेव मेन्यू किया तो ये मेरा मेन्यू जो है वो अब और लेंथी हो गया जरा। ठीक है, अबाउट अस, कंट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अल्लाह तो भला करे, अगर कोई पोस्ट भी शो करवानी है तो पोस्ट भी कर सकते हैं ना। आई लव पाकिस्तान की पोस्ट की थी, हेलो वर्ल्ड की पोस्ट की थी। वैसे आमतौर पे पोस्टें जो है वो मेन्यू के अंदर हम शो नहीं करवाते। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पोस्ट के अंदर जाके ना एक नई कैटेगरी ऐड करूँ। ठीक है, नई कैटेगरी मैं ऐड करता हूँ मोबाइल फोन्स की, और उसकी पेरेंट कैटेगरी सेट कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के। इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी पेरेंट कैटेगरी है। और ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया। अच्छा, फिर एक और मैंने कैटेगरी क्रिएट कर ली, उसका नाम रख लिया मैंने लैपटॉप्स, कि उसके ऊपर सिर्फ मैं लैपटॉप्स बेचा करूंगा। उसकी कैटेगरी भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही रखी। तो ये मैंने दो सब कैटेगरीज क्रिएट करनी है। ठीक है, और फिर दोबारा से अपीयरेंस के अंदर आके मैं मेन्यूज के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे जो कैटेगरीज क्रिएट की थी नई वाली ये लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स, इसको भी मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। अच्छा, सेव मेन्यू किया तो अब देखते हैं हमारा मेन्यू कैसा बन चुका है। रिफ्रेश करते हैं इसको पेज को, तो देखें जी अबाउट अस, कंट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स आ चुके हैं। लेकिन ये लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही हैं। तो मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की सब कैटेगरी, मतलब ड्रॉप डाउन बन जाए ऐसे ना। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर हम हॉवर करें या क्लिक करें तो वो नीचे हमें लैपटॉप्स और मोबाइल फोन शो करवा दे। तो उसके लिए देखें क्या करना है। उसके लिए हमने इस लैपटॉप को थोड़ा सा ड्रैग करके लिख देना है, ऐसे आगे ड्रैग करके आगे। वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब ऑप्शन में लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स आ जाएंगे। इसको हमने सेव किया वापस आए और ये हमने इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए अब जरा इलेक्ट्रॉनिक वो लैपटॉप्स और मोबाइल फोन यहाँ से गायब हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें जरा लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स जो हैं वो उसके सब मेन्यू के अंदर आ चुके हैं। इतना सा काम किया कि मैंने उसको ड्रैग करके थोड़ा सा आगे कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? मेन्यूज क्रिएट करके देखें जरा, जल्दी करें सब लोग, और मुझे बताएं कि मेन्यूज के अंदर आपने आइटम्स डाली हैं वो या नहीं। या अबाउट अस का पेज बनाएं एक, और कैटेगरीज क्रिएट करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, लैपटॉप्स की और मोबाइल फोन्स की। क्लियर तो हो गया, साथ साथ इंप्लीमेंट भी करना है। सर कोई यूजर कोई ऐड पोस्ट करना चाहे तो वो पेज क्रिएट करना भी बता दें। अभी नहीं होगा, उसके लिए ये होगा कि हमें उसका यूजर बनाना पड़ेगा, हमें एक लॉग इन साइन अप फॉर्म बनाना पड़ेगा।
ठीक है, और यूजर्स को एक्सेस देनी पड़ेगी कि वो हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर आके क्या क्या काम कर सकते हैं। तो वो अभी मैं सिंपल वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी वो बड़ी चीजें हैं, थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1-2 वीक। अभी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड सीख लें कि उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कैसी कैसी चीजें कहाँ कहाँ से जाके हम मैनेज कर सकते हैं। सर माई ब्लॉग वाली जगह पर नाम चेंज करना हो तो वो बता दें। उसके लिए सिंपल है जी, ये अपीयरेंस के अंदर ही हम कस्टमाइज वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे। तो यहाँ से ये साइट आइडेंटिटी वाला ऑप्शन है मेरे पास। तो ये साइट टाइटल मैं चेंज करके माई ब्लॉग की बजाय मैं रखना चाहता हूँ ई रोजगार बैच 10। ठीक है, तो ये बैच 10 रख दिया और यहाँ पे हम उसकी कोई टैग लाइन लिख देते हैं। हम्म, और कुछ ठीक है। अभी फिलहाल ये चीजें मैं जो है वो हम एक तरतीब से चलेंगे। ठीक है, ये तो आपने पूछ लिया सवाल तो मैंने बता दिया। हम एक तरतीब से चलेंगे। पोस्ट है तो पोस्ट के अंदर जो ऑप्शंस है, ऑल पोस्ट हमने पढ़ लिया कि वो सारी की सारी पोस्टें शो करवाता है हमें। और किसी भी पोस्ट को जाके हम एडिट कर सकते हैं, उसको कैटेगरी लगानी है, कोई टैग्स वगैरह असाइन करने हैं एंड सो ऑन। तो उसको हमने यहाँ से डिलीट करना है तो ट्रैश कर देंगे। ठीक है, और एडिट करना है या व्यू करना है तो व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें पोस्ट दिखा देगा। ये पोस्ट वाली इमेज कैसे चेंज होगी सर? अब पोस्ट वाली इमेज मैंने आप लोगों को बताया था फीचर्ड इमेज है। ठीक है, अगर मैं इस पोस्ट को एडिट करता हूँ यहाँ से तो हमारे पास एक इमेज तो यहाँ पे पोस्ट के अंदर बॉडी के अंदर लगी हुई है और एक इमेज है ये फीचर्ड इमेज। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। कोई नई पिक्चर चेंज करनी है तो यहाँ से अपलोड करेंगे और नई पिक्चर अपलोड कर देंगे एंड दैट्स ऑल। ये पिक्चर लगा दी हमने, इसको सेट किया और अपडेट कर दिया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे माई ब्लॉग और माई वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा है, इसको हमने रिफ्रेश नहीं किया था। तो ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखा जरा ई रोजगार बेस्ट 10, यहाँ पे हम पहले लिखते थे टाइटल का टैग लिख के, तो टाइटल का टैग लिखते थे जो भी वो इसमें आता था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लिखते थे वो H1 में लिखते थे तो वो यहाँ पे आ जाता था। यहाँ तक कि सब लोगों को क्लियर है? किसी को कोई मसला है तो बता दें। सर जो कैटेगरीज बनाई हैं हमने उसमें पोस्ट को ऐसे ही राइट करना है जैसे आपने बताया। कैटेगरीज का क्या मतलब है, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर जो कैटेगरीज बनाई हैं हमने उसमें पोस्ट को ऐसे ही राइट करना है जैसे आपने बताया। देखें एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल पोस्ट होती हैं। जैसे ये एक पोस्ट है तो इसको हम मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जैसे अगर ये है तो कंट्री की इसको मैंने कैटेगरी असाइन की है, उसको हमने सेंट्रलाइज करना होता है ताकि हमारी जितनी भी कंट्री की जो पोस्टें हैं वो कंट्री वाले सेक्शन में आ जाए। जैसे मैं कंट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो ये कंट्री वाली सारी की सारी पोस्टें मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। लेकिन अगर मैंने कोई पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में की होगी, जैसे मैं एक नई पोस्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जैसे मैंने कोई सैमसंग का मोबाइल ले लिया या हवावे का मोबाइल ले लिया या आईफोन ले लिया, उसको मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा रहा हूँ। कोई भी मैं उसके आईफोन 7 कर लें जी, उसके हवाले से उसके जो भी फीचर्स है, मैं अगर यहाँ से इंटरनेट से उठा लूँ कुछ फीचर्स, उसकी पिक्चर्स भी ले सकते हैं हम लोग।
उसका टेक्स्ट भी उठा सकते हैं अगर हमें कोई यहाँ से टेक्स्ट मिल जाता है, यही उठा लें, बेशक आपकी अपनी मर्जी है। फिलहाल मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, आपने इसको जैसे भी मैनेज करना है। इसके अंदर कोई पिक्चर शिक्चर लगाते हैं हम, तो ये पिक्चर हमने डाउनलोड कर ली यहाँ से, सेव इमेज एज, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। और डायरेक्टली इस फाइल को भी हम इंटरनेट से लगा सकते हैं। जैसे ओपन इमेज इन न्यू टैब किया तो ये इमेज न्यू टैब में ओपन हो गई, ठीक है। तो इसका यूआरएल ये वाला कॉपी कर लिया, इस यूआरएल से भी डायरेक्ट ये पिक्चर लग सकती है। जैसे मैं इसकी फीचर्ड इमेज में जाता हूँ, फीचर्ड इमेज सेलेक्ट की, तो अपलोड फाइल्स के ऊपर अगर क्लिक करते हैं, ये मीडिया लाइब्रेरी है, इधर सेक्शन था, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड मीडिया, तो ऐड मीडिया के अंदर इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये मैंने इसका यूआरएल दिया, यहाँ पे यूआरएल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पिक्चर को फेच कर लेगा, इंसर्ट इनटू पोस्ट। अगर फिलहाल मैं इसको यहाँ पे नहीं लगाना चाहता, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी फिलहाल मैंने इसको पब्लिश किया और मीडिया के अंदर जाके मैंने उस पिक्चर को अपलोड कर दिया, ऐड न्यू, ठीक है। तो इसको हम अगर यहाँ से डाउनलोड कर लें, तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता दें अब। पोस्ट के अंदर जाके आईफोन को दोबारा से एडिट किया और अपडेट किया। तो हमारे पास अब इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, जरा इसकी कैटेगरी में रख लेता हूँ, लेट सपोज मोबाइल फोन्स, मेन कैटेगरी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ना रखें, मोबाइल फोन्स इसकी कैटेगरी रखें और इसको अपडेट कर दें। और इस पोस्ट, अब मैं मेन वेबसाइट पे जब जाऊंगा तो ये हमारी मेन वेबसाइट है। तो इस मेन वेबसाइट के ऊपर आपको ये एक कंट्री वाला सेक्शन नजर आ रहा है, तो कंट्री वाले सेक्शन के अंदर हमारी सारी कंट्री की पोस्टें आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल फोन्स पे जाएंगे तो मोबाइल फोन वाली पोस्टें आ जाएंगी, फिर कंट्री वाली नहीं आएंगी। देखें जरा आईफोन, ठीक है, उसमें पिक्चर भी लगी हुई है। तो ये फायदा है कैटेगराइज करने का अपनी जो कंटेंट है उसको, और जो हमारा वेबसाइट है उसके अंदर जो कैटेगरीज हैं वो डिजाइन इस तरह से कर सकते हैं हम। और किसी को कोई मसला है तो बताएं, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लूं अभी फिलहाल, क्या क्वेश्चंस हैं जी। अच्छा, वो भी चेंज हो जाएगा बेटा, वो जो पॉट है आपका वो भी आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे आप अपीयरेंस के अंदर आते हो, कस्टमाइज के अंदर जाके ही आप लोग इसकी पिक्चर भी चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैं आप लोगों को बताया वर्डप्रेस के अंदर आप लोग ईच एंड एवरीथिंग मैनेज की जा सकती है। ये हेडर मीडिया का ऑप्शन है, ठीक है। ये पिक्चर लगी हुई है, यहाँ से आप इसको हाइड कर दो, ठीक है, रिमूव कर दो, आपकी अपनी मर्जी है। आप यहाँ से कोई नई पिक्चर ऐड कर दो, ऐड न्यू इमेज। तो मैं यहाँ से नई पिक्चर ऐड करता हूँ, जैसे अगर ये लगाना चाहते हैं तो इसको हमने ऐड किया और इसको ज़रा ऐसे कर लेते हैं और क्रॉप कर लेते हैं। स्किप क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, क्रॉप कर दें तो ज़रा उसके साइज़ की आ जाएगी। तो ये लें जी, आपकी पिक्चर चेंज हो गई। और कुछ?
साइट टाइटल कैसे चेंज किया था वो भी देख लें। इसको मैंने पब्लिश किया, फिलहाल वापस आए तो ये मैं गया था कस्टमाइज के अंदर, अपीयरेंस के अंदर हमारा सेक्शन है कस्टमाइज का। मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये अपीयरेंस है, तो अपीयरेंस के अंदर एक सब सेक्शन है कस्टमाइज, और ये हमारे पास साइट आइडेंटिटी है, ई रोजगार बैच 10, यहां से चेंज कर सकते हैं आप लोग इसको। सर जब सब वर्डप्रेस में हो जाता है फिर HTML CSS, ये बहुत सवाल पूछते हैं सब लोग कि जब सारा कुछ हम वर्डप्रेस में कर सकते हैं तो फिर हम HTML और CSS का इस्तेमाल क्यों करते हैं, PHP क्यों यूज करते हैं। तो उनको हमेशा से मैं कहता हूं कि बेटा वर्डप्रेस खुद से PHP के अंदर बना हुआ है और PHP वर्डप्रेस की भी अम्मा है। तो आप लोगों को जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जहां पे वर्डप्रेस अपने हाथ खड़े कर लेता है और वर्डप्रेस जो है आपके पास रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि वर्डप्रेस पे आप वो काम नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको अपनी HTML CSS या फिर PHP की स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, जो फिर आपको बैकएंड के ऊपर सपोर्ट करेंगी और उनको यूज करके फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बना सकते हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोग जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। हाँ जी, अब जैसे ये नवीद साहिल हैं तो वो पूछ रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट इफ वाना रीपोजीशन द टाइटल। ये टाइटल नीचे है, अगर टॉप लेफ्ट पे साइड पे लगाना हो तो अब यही सवाल, इसी सवाल का जवाब है वो हिरा महफूज ने जो सवाल किया था कि हम HTML CSS का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो इस तरह की जब कस्टमाइजेशन क्लाइंट हमें करने को बोलता है तो फिर हम क्या करते हैं कि हम वहां पे HTML और CSS का यूज करते हैं। ये थीम वाला इमेज ही था, उसको मैंने यूज चेंज कर लिया, अब अपना इमेज लगा दिया। ठीक है जी जीशान, और कोई सवाल रहता तो नहीं है? सर जो आपकी वेबसाइट है रिव्यूज वाली, उसमें आपने एक एक प्रोडक्ट के जो रिव्यू दिए हैं प्रोज एंड कॉन्स, वो एज अ पोस्ट पब्लिश किए हैं या पेज बनवाए? वो एज अ पोस्ट ही पब्लिश किए हैं। थीम लगाना कैसे है, तो थीम कैसे लगाना है जी, अपीयरेंस के अंदर थीम्स वाला सेक्शन, तो वहां से हम अपना थीम चेंज कर सकते हैं। वर्डप्रेस क्लासिक एडिटर इज गुड, वी कैन लर्न विद सेम फ्लो एंड सिमेट्री, थैंक्स सर। हाँ जी, इसीलिए मैंने आप लोगों को क्लासिक एडिटर पे ही जो है वो चीजें सिखानी है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यही यूज होता है। ले जी, मैंने इसको यहाँ से थीम चेंज कर लिया, 2020 कर लिया, तो अब इस वेबसाइट की जो फ्लो है वो चेंज हो जाएगा, उसका जो सारा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो देखें जी, अब ये स्ट्रक्चर है उसका, iPhone 7, ये जो पोस्टें हम करते रहे हैं वो यहाँ पे आपको मेन पेज पे शो होती रहेंगी। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, थीम चेंज करना भी आ गया, नए थीम्स भी लगा सकते हैं ना आप। यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके आपको वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में जो है वो मिल जाएंगे। HTML और CSS को वर्डप्रेस में कैसे यूज करेंगे, सारे सवाल आज ही पूछ लेना। अच्छा, ये अपीयरेंस के अंदर गए, ये थीम एडिटर है, इसके अंदर आपकी सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। ओए होए, गो बैक कर दिया थीम एडिटर के अंदर जाके। वैसे आपने इसको छेड़ना नहीं है, लेकिन चलें मैं फिर भी थोड़ा सा, अब सवाल पूछते हो तो फिर मुझे जवाब तो देना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें मिल जाएंगी, ये देखो जरा, ये style.css है, ये इसकी फाइल है, फिर ये क्लासेस हैं बनी हुई, तो ये सारी CSS की कोडिंग हुई है। इसमें जहाँ पे भी जाके आपने इसकी चेंजिंग वगैरह करनी है, ये HTML का टैग लगा है, बॉडी को उसने टारगेट किया, उसका बॉर्डर नन कर दिया, मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दिया। ठीक है, ये सारी CSS की प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं, तो आप लोगों ने जो भी चेंजिंग करनी है आप लोग यहाँ से जाके इसकी CSS के अंदर जाके कर सकते हैं। फिर PHP के अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो singular.php बनी हुई है इसकी, header.php है, हेडर के कोड करने के लिए, footer.php या फुटर का कोड करने के लिए। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, आपने इस सेक्शन को नहीं छेड़ना, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया इसलिए है कि आप HTML वगैरह इम्बेड करनी हो अपनी तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा कि कैसे सेफली हम इसकी जो कोर फाइल्स हैं उसको छेड़ सकते हैं, क्योंकि ये कोर फाइल्स होती हैं और अगर इसके अंदर कोई आपने चेंजिंग ऐसी वैसी कर दी तो आपकी सारी की सारी जो साइट है उसकी तबाही जो है वो हो सकती है। कस्टमाइज के अंदर जाता हूँ जी दोबारा से, तो कस्टमाइज के अंदर एक सेक्शन है आप लोगों के पास यहाँ पे एडिशनल CSS का, तो इस एडिशनल CSS के अंदर जाके आप लोग अपनी CSS एम्बेड कर सकते हो। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस को कॉल करके, IDs को कॉल करके आप लोग यहाँ पे चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। जैसे अगर लेट सपोज ये वेबसाइट है मेरी, ये
सर काफी है आज के लिए। हाँ अब आहिस्ता आहिस्ता बस होगी तुम लोगों की, देखना। मैं क्या करता हूँ जी, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर जा, अब मैं कुछ ऐसी चीजें फिर पढ़ाऊंगा, फिर तुम लोग कहोगे कि सर ये तो मतलब पता नहीं क्या कर दिया आपने, है। मैं यहाँ से इसको जरा इसकी रिस्पॉन्सिवनेस खत्म करके ओवर करते हैं। ये साइट टाइटल की एक क्लास यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। मैं इसका कलर शलर ग्रीन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डॉट साइट टाइटल, ठीक है, इसको मैंने कॉल किया, डॉट से ही कॉल करते हैं ना क्लास को, तो फिर इसका जो कलर है वो मैंने कर दिया ग्रीन। लो जी, वो कलर ग्रीन हो गया। तो समझ आ गई सीएसएस क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। इसको हमने कर दिया यहां से पब्लिश। अच्छा, ये सिंपल मैंने बताया कि सीएसएस कैसे यूज करनी है। इंशाल्लाह डिटेल में इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सीएसएस कैसे कैसे लगाई जा सकती है। अच्छा, एक और चीज जो है वो रह गई। हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। ऐड न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट अस का एक पेज बना लिया। कॉन्टेक्ट अस का पेज हम इसलिए बनाते हैं कि लोग आके एक फॉर्म फिल करें और उस फॉर्म के जरिए वो हमारे से कांटेक्ट कर सके। मैं दोबारा से अपीयरेंस के अंदर जाके थीम जो है वो हमारा अपना वही 2017 वाला एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक बार ये एडिशनल सीएसएस रिपीट कर ले ये लो भाई, अपीयरेंस के अंदर गए, कस्टमाइज के अंदर आपको एडिशनल सीएसएस का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। ये एडिशनल सीएसएस है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आप लोग जाके सीएसएस जो है वो अपनी लगा सकते हो, ठीक है। वापस आ जाए जरा अच्छा जी, हम बात कर रहे थे पेजेस की। तो मैंने पेजेस क्रिएट कर लिया, एक पेज क्रिएट किया कॉन्टेक्ट अस का, कि लोग आए और एक फॉर्म हो उनके पास। अभी तो ये बिल्कुल ब्लैंक है ना, ये कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। तो मैं ये चाहता हूँ लोग यहाँ पे आगे एक फॉर्म फिल करें और उसके अंदर अपना फीडबैक हमें दें, अपना नाम लिखें, अपना ईमेल एड्रेस दें और अपने फीडबैक हमें प्रोवाइड करें। तो मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ जरा। अब मैं आपको प्लगइन की फंक्शनैलिटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि प्लगइन एक्चुअली क्या करता है। तो मैंने अगर अपनी वेबसाइट के अंदर एक फॉर्म क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से एक प्लगइन सर्च करता हूँ मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 के नाम से, ठीक है। प्लगइन का नाम है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इस प्लगइन को। तो हम फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर और एक्टिवेट कर लेते हैं इसको। जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो ये प्लगइन्स वाले सेक्शन के अंदर ये कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 की सेटिंग्स के अंदर जाना है मुझे और इसका शॉर्ट कोड जो है वो कॉपी करना है। ये शॉर्ट कोड है। इसका शॉर्ट कोड इसलिए दिया जाता है कि इस फॉर्म को हम किस जगह पे लगाना चाहते हैं, किस पेज पे लगाना चाहते हैं, क्या किसी पोस्ट के अंदर लगाना चाहते हैं, जहां पे भी लगाना चाहते हैं हम वहां पे उसके इस शॉर्ट कोड को पेस्ट कर देंगे तो वहां पे ये जो फॉर्म है वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं पेजेस के अंदर जाता हूँ दोबारा से और कॉन्टेक्ट अस के ऊपर एडिट करता हूँ इसको और इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि वो जो फॉर्म है वो हम उसका शॉर्ट कोड प्लेस कर देते हैं और इसको यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अच्छा जी, अपडेट किया। जैसे ही अपडेट किया, अब मैं इस पेज को मैं व्यू करता हूँ तो अब क्या होगा, तो देखें ऑटोमेटिकली एक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया जिसके अंदर लोग आके अपना नेम लिख सकते हैं, अपना ईमेल लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, अपना मैसेज देंगे और सेंड कर देंगे। और वो जो उनका मैसेज है वो मुझे मेरी ईमेल, जिस ईमेल के ऊपर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, उस ईमेल के ऊपर एक ईमेल आ जाएगी कि फलां बंदे ने, जिसका नाम ये है, जिसका ईमेल ये है, उसने ये सब्जेक्ट के साथ ये मैसेज आपको भेजा है। आप उसको जाके देख सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं। किसी को कोई मसला, यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि कॉन्टेक्ट अस लगाऊं, मतलब मेन्यू बार के अंदर मेरा कॉन्टेक्ट अस का पेज भी शो हो रहा हो, तो दोबारा से मैं अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज वाले सेक्शन के अंदर जाऊंगा और यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक नया पेज क्रिएट किया है कॉन्टेक्ट अस का, तो इसको हम ऐड टू मेन्यू कर देंगे। तो ये कॉन्टेक्ट अस भी ऐड टू मेन्यू हो गया और सेव मेन्यू किया। यहाँ से मेन वेबसाइट के ऊपर आए और कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास कॉन्टेक्ट अस वाला पेज जो है वो शो हो गया। लोकल होस्ट में हमें ईमेल मिल जाएगी? नहीं जी, ईमेल लोकल होस्ट ईमेल सेंड कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ईमेल वहां पे नहीं मिलेगी, लाइव सर्वर पे मिलेगी।
लेकिन फॉर्म क्रिएट हो जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता दें। इतना काम अभी के अभी सब लोग करके दिखाएं मुझे, और फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है सब लोगों को? हाँ जी, गौहर साहब कहाँ हैं आप? गौहर साहब को क्लियर हो गया तो इसका मतलब यह है कि मैं दुनिया के हर इंसान को पढ़ा सकता हूँ अगर मेरी बात उनको समझ आ जाती है तो। ये सारे का सारा काम इम्प्लीमेंट करके देखें। अभी ये 3-4 पेजेस हमने बना लिए हैं। कुछ कैटेगरीज क्रिएट की हैं, कुछ पेजेस हैं, अबाउट अस का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है। कॉन्टेक्ट के लिए कौन सा प्लगइन बेस्ट है सर? कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, कॉन्टेक्ट अस का जो फॉर्म्स वगैरह बनाने हैं ना, उसके लिए आप लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 यूज करें। उसके बाद अभी हम डिटेल के अंदर यार पढ़ने वाले हैं, ये तो बेसिक्स हैं वर्डप्रेस की, और फिर उसके बाद हमने जब एलिमेंटर पढ़ना है तो हम अपने फॉर्म्स खुद से डिजाइन करेंगे और खुद से हम उसकी जो ये फील्ड्स वगैरह हैं खुद से डिजाइन करेंगे। सर इतना बहुत है आज के लिए। ठीक है जी, आई हैव डन, वेरी गुड, क्लियर हो गया, गुड, ठीक है जी। अभी थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को इस पेज से चलना पड़ेगा, थोड़ा सा भागना पड़ेगा। दौड़ना तो शुरू कर दिया आप लोगों ने, अब थोड़ा सा भागना पड़ेगा, क्योंकि ये रोजाना बहुत सारी नई चीजें लर्न कर रहे होंगे आप लोग। वर्डप्रेस आज से 3 दिन पहले जब हम जुमे को पढ़ रहे थे इंस्टॉलेशन इसकी, तो शायद सब लोगों के लिए नया था। अब आप लोग कम से कम एक अच्छी सी जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं। मैंने जो चीजें बताई हैं उनको जरा इम्प्लीमेंट करके देखना है आप घर पे बैठ के आप लोगों ने, और इनको इनके साथ पंगे लेके देखने हैं। कोई नए पेजेस बना लिए, उसमें कोई कंटेंट डाल लिया, कोई नया फॉर्म क्रिएट कर लिया, कोई नई पोस्ट ऐड कर ली, उसमें उसके देखे कि पोस्ट के कौन कौन से फीचर्स हैं, अगर मैं इस पेज को एडिट करना चाहता हूँ तो कैसे कैसे कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल इम्प्लीमेंटेशन करके देखनी है, पंगे लेने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लैपटॉप फट जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि आपने मुख्तलिफ चीजों को एक्सप्लोर करके देखना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई विल हैंडल इट, ठीक है। ये चीजें सारी की सारी जो अब आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मेरे लिए नई नहीं है। मैं आप लोगों को पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि मैं पिछले 3-3.5 साल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आनी है मैं उन लोगों को बीसियों दफा ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। आप लोगों का इंटेंट क्या है सीखने का, आप लोगों का जो बिहेवियर है उससे आप लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपने कितना सीखना है। ठीक है जी। I have got new joggers ready to run and even ready to fly as well. Very good. कोई वेबसाइट देख के उसके मुताबिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम ऐसा ही करेंगे। अभी ये मैं थोड़ा सा वर्डप्रेस का ये जो डैशबोर्ड है ये आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं कि कहाँ से क्या कर सकते हैं, कहाँ से क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही करेंगे, हम कोई साइट सामने रख लेंगे कि जी हमने इस वेबसाइट जैसी वेबसाइट बनानी है, तो सेम उसकी कॉपी बनाएंगे फिर हम। सर जी और करवा दें, थोड़ा फास्ट चलें। तू जरा थोड़ा सा धीरा हो जा भाई, बाकी सब लोगों को साथ लेके चलना है। सर जी मैं पुराने वाला वर्डप्रेस यूज कर रहा हूँ, न्यू वाले में एरर आ रहा है। आई डोंट नो कौन सा एरर आ रहा है, या तो दिखा लो मुझे। जब लाइव आने का कहता हूँ तब आप लोगों के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो उसको देख लो क्या मसला आ रहा है। अगर चल रहा है अभी वर्डप्रेस तो ठीक है, उसको चलाओ, फिर प्रैक्टिस करो, और जो काम आप लोगों को आज करवाया है उसको उसकी और ज्यादा एक्सप्लोरेशन करके देखो। पोस्ट वाले सेक्शन को और ज्यादा एक्सप्लोर करो, ठीक है, मीडिया को एक्सप्लोर करो। तो ये चीजें फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, गुड। कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? बेहतरीन हो गया सर। बस वर्डप्रेस डैशबोर्ड मेन्यूज बता देंगे। तो ये देखें जी, सिंपल आपका ये जो डैशबोर्ड है इसके अंदर ये मेन्यूज वाला सेक्शन है। यहाँ पे जाके आप मुख्तलिफ किस्म के मेन्यू बना सकते हैं। हेडर पे कौन सा मेन्यू लगाना है, फुटर में कौन सा मेन्यू लगाना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड अप करनी है।
तो आपने यहाँ से उनको जो है वो, अगर मैं होम वाला सेक्शन है उसको ऐड टू मेन्यू करना चाहता हूँ तो ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। इसको ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, इसको ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप में लेके जाना है, ड्रैग करना है। तो ये इस तरह की चीजें जो है आप लोग खुद से मैनेज कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस है तो अबाउट अस के बिल्कुल साथ में कॉन्टेक्ट अस लगा देता हूँ, फिर कंट्री है और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के ड्रॉप डाउन आ रहे हैं, तो इसकी तरतीब वगैरह भी आप लोग यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ये कल के सवाल में आएगा इंशाल्लाह। परफेक्ट सर। अच्छा जी, किसी वेबसाइट को साथ रख के कॉपी करेंगे तो परफेक्ट रहेगा। हाँ जी इंशाल्लाह। सर यहाँ कमेंट्स में पिक्चर कोई अपलोड नहीं होती, आई डोंट नो क्यों नहीं होती, लेकिन पिक्चर क्या करनी है, आप मुझे इनबॉक्स कर दिया करो अगर कुछ दिखाना होता है ऐसा तो। ठीक है सर, पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस है, मैं अभी डिटेल टॉपिक है कि पोस्ट और पेजेस में क्या डिफरेंस है, इसको मैं डिटेल में इंशाल्लाह किसी दिन पढ़ाऊंगा। सर सब कैटेगरीज देख दें, एक ये क्या लिखा है, दिखा दें एक और सेट कर। अच्छा, सब कैटेगरी कैसे सेटअप करनी है, ये पोस्ट है तो पोस्ट के अंदर ये कैटेगरीज वाला सेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक जो है वो कैटेगरी बना रहा हूँ एलईडी टीवी, ठीक है, एलईडी टीवी की, और उसकी मैं पेरेंट कैटेगरी रख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। बस इतना सा काम किया, ऐड न्यू कैटेगरी कर दी। तो देखें एलईडी टीवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे ये आ रहा है, ये थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये सब कैटेगरी है। फिर इसको अगर मेन्यू में भी ऐड करना है तो दोबारा से अपीयरेंस के अंदर जाके, मेन्यूज के अंदर जाके आप लोग कैटेगरीज वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से व्यू ऑल करते हैं, और ये एलईडी टीवी है, इसको चेक किया, ऐड टू मेन्यू कर दिया, तो ये मेन्यू में ऐड तो हो गई है लेकिन ये मेन इसी जगह पे आ रही है, तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे ताकि ये इसके ड्रॉप डाउन में शो हो। इसको हम सेव मेन्यू कर देते हैं, हो गई जी। इसको हम यहाँ से चेक करना हो तो ये हमारा मेन वेबसाइट है, इस मेन वेबसाइट के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक्स के ड्रॉप डाउन में अब एलईडी टीवी भी आ चुका है। सर अब आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्सप्लोर करके देख लेते हैं खुद से, फिर क्वेश्चंस लिख के रख लेंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी फिर कल आपसे पूछ लेंगे। हाँ जी जी ठीक है इंशाल्लाह, जो भी सवालात हैं आप लोग सवाल बनाएं और पूछें मेरे से। मगर सर वर्डप्रेस थोड़ा स्लो चल रहा है लोकल होस्ट पे। हाँ जी, ये बताया था मैंने आप लोगों को कि लोकल होस्ट वर्डप्रेस का भार जरा मुश्किल से उठाएगा, इसके लिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था hostingyo.com। बेटा एक छोटी सी डोमेन और होस्टिंग ले लेने से आपको जितना फायदा हो सकता है ना, आप लोग सोच नहीं सकते। उससे एक तो आपकी अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपका अपना पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, तीसरा आप लोग अपनी कोई ई कॉमर्स साइट बनाना चाहते हो, कोई आप जो है अपना Amazon एफिलिएट बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई अपनी प्रोडक्ट फेसबुक के ऊपर सेल करना चाहते हो, तो आप लोग खुद अपनी आसानी से वेबसाइट बना सकते हो, और इतना स्लो भी नहीं होगा, और आसानी से आप लोग उसकी डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री में तो इतना ही मिलता है, जो लोकल होस्ट है वो फ्री में इतना ही मिलेगा। अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है, लोगों को अपनी साइट दिखानी है, अब देखिए आप अपनी लोगों को साइट दिखाना चाहते हैं, जी मैंने ये फलां साइट बनाई, क्या बताएंगे उसको कि लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस पे जाओ फिर मेरी साइट नजर आएगी, तो वो तो उसको नहीं देख सकता ना, क्योंकि उसके पीसी के अंदर तो वर्डप्रेस नहीं पड़ा हुआ ना वो वाला। तो अगर आप इसके बजाय आपसे कहते हो कि यार जाओ मेरा काम देखना है जाके तो सजावट.हाउस पे देखो, जाओ मेरा काम देखना है तो कुटीन.com पे देखो, जाओ मेरा काम देखना है तो तुम जो है वो dapper.reviews पे देख लो। तो ये इतना ये जो डोमेन है, ये जो बिजनेस नेम है, ये आप लोगों ने खुद से सिलेक्ट करना है और उसको जाके बताना है कि भाई साहब मैं ये होस्टिंग खरीदना चाहता हूँ, मुझे बता दे। वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड दे देगा, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और काम करना शुरू कर दे, ठीक है। अक्सर शहजादी का मिक्सअप हो रहा है जी, ज्यादा हो गया, मैंने बस कर दिया जी, एंड कर दिया और कुछ नहीं पढ़ा रहा। सर एक मासूमाना सवाल है, जब हम सारा कुछ वर्डप्रेस में यार ये भी तो जवाब दिया मैंने इसका, एनी लेआउट एंड फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, तो HTML CSS PHP सीखना क्या जरूरी है? आई नो के बैकएंड पे यही लैंग्वेजेस हैं वर्डप्रेस के और नॉलेज होना चाहिए, पर कोई खास रीजन बेटा ये है कि जब आपका कोई क्लाइंट आता है ना, और जैसे अभी सवाल आ गया था हमारी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है, उन्होंने बोला कि जी ये ई रोजगार बैच 10 है, इसका कलर जो है वो मैंने ग्रीन करना है, या इसका कलर इसको मैंने यहाँ पे लेके आना है, इधर इस जगह पे शो हो, इस जगह पे शो हो, ये ठीक है। फिर यहाँ कोई भी बंदा आके कहता है कि ये जो आई लव पाकिस्तान है,
ठीक है, इसको यहाँ पे शो करवाना है, ये जो खाली जगह ये ना रहे। तो इस तरह के काम जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है आपको, तो फिर वहां पे आपको बैकएंड पे HTML और CSS और PHP का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर जब फंक्शनैलिटी की बात आती है तो फंक्शनैलिटी प्लगइन जो है कभी कभार तो कंप्लीट कर देता है, लेकिन प्लगइन सारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है, सारी फंक्शनैलिटीज को ऐड ऑन नहीं कर सकता। तो वहां पे कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करवानी पड़ेगी फिर आपको PHP एम्बेड करके। तो इसलिए HTML, CSS, PHP, डेटाबेसेस, इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आपने वर्डप्रेस के अंदर डेवलपमेंट करनी है। तो नहीं, उसको नहीं खत्म करना, वो वर्डप्रेस की तरफ से लिखा आता है, ये आपको वो हाय बोलता है बस। होस्टिंग योर नहीं है, होस्टिंग यो है बेटा, HOSTIN, होस्टिंग यो, YO, ठीक है, hostingyo.com। इसके ऊपर नंबर दिया होगा यार, इससे फोन पे बात कर लेना, उससे वो सारी डिटेल बता देगा। आप मेरा भी बता सकते हो उसको कि सुफियान साहब ने रिकमेंड किया है मुझे। ठीक है जी सर, यू आर राइट, थीम्स कोडिंग एडिट करनी पड़ती है समटाइम्स, क्लियर है। हाँ जी बिल्कुल सर, जो फ्री होस्टिंग मिलती है वो यूज नहीं कर सकते प्रैक्टिस के लिए। बेटा प्रैक्टिस के लिए यूज करो, उनके अंदर भी यही मसला आएगा, प्लगइन इंस्टॉल नहीं होंगे, स्लो चलेंगी, या फिर वो कभी कभार तो ऐसे करते हैं कि लिमिट लगा देते हैं कि 30 मिनट्स के बाद आप जो है इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, WP एडमिन एक्सेस नहीं कर सकते। इस वजह से ये छोटे छोटे से रीजन हैं। फिर उसकी सिक्योरिटी का मसला आता है और क्लाइंट्स के साथ आप प्रोफेशनली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इस वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा। ठीक है तो वो फ्री, लेकिन उस फ्री के नुकसानात भी हैं। फिर जब थीम चेंज करेंगे तो मेन मेन्यू भी चेंज हो जाएगा, वो फिर उस थीम के हवाले से उसका मेन मेन्यू का जो भी सेक्शन होगा उस थीम का, वो उस मेन मेन्यू में चला जाएगा। सर गौर साहब का क्लास में होना भी एक रहमत है, क्लास को इंटरटेन करते रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, होना चाहिए उनको भी क्लास के अंदर, और इस तरह के लोगों की हमें अशद जरूरत है। और कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का ये जितना भी काम किया बेटा, कल को मैंने चेक करना है, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है इसको, और जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है इसको डिस्कस करने के बाद फिर देन हम मूव ऑन करेंगे अपनी जो कस्टमाइजेशन है उसकी तरफ, और इसके साथ साथ जो है एलिमेंटर को डिस्कस करेंगे। एलिमेंटर प्रो का जो प्लगइन है उसकी जितनी भी कस्टमाइजेशन है उसके जरिए हम कर सकते हैं, लेआउट्स बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के, वो बना सकते हैं। सर अब बंदा क्वेश्चन भी ना करे, लोग पता नहीं क्या समझ। नहीं क्वेश्चन करें जी, आपको पूरा हक है सवाल करने का, और सीखने का। जो ज्यादा पूछता है वही ज्यादा सीखता है। लेकिन गौहर साहब मैं थोड़ी सी गुजारिश ये करूंगा कि कोई भी काम पूछने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करें उसको, और थोड़ा सा सर्च कर लिया करें उसके ऊपर कि क्या ये सवाल करना बनता है या नहीं, या फिर क्या ये पहले से इस चीज का जिक्र हमारी क्लास में तो नहीं हो चुका। तो इन चीजों को मलूज़े खातिर रखते हुए आप सवाल करें, जैसे मर्जी सवाल करें। मैं हमेशा से सवालों को जो है वो वेलकम करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि हमारी जो क्लास है वही जो है वो सवाल जवाब की ही क्लास हो, ताकि आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने का मौका मिले। ठीक है, लेकिन जब आप रिसर्च करके सवाल पूछेंगे तो मुझे भी जवाब देने में मजा आएगा। ठीक है, और अगर वही चीजें मुझे रिपीट करनी पड़ेंगी तो फिर सारी बात है, एक इंसान की नेचर है कि यार वही एक चीज बार बार इनको पढ़ाई जाओ, तो आप लोगों का भी टाइम जाया होता है और मेरा भी टाइम जाया होता है। अगर मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन 3 लेक्चर्स में पढ़ानी पड़ती है तो उन 3 लेक्चर्स में और मैं और काफी चीजें आप लोगों को पढ़ा सकता था। ठीक है, तो बस इतनी सी गुजारिश है कि जो भी सवाल करें थोड़ा सा उसके बैकएंड के ऊपर मुझे रिसर्च नजर आनी चाहिए आपकी, कि आपने पहले खुद से ट्राई किया इसको सॉल्व करने के लिए, और देन मेरे पास आके आपने सवाल पूछा। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और कल को इंशाल्लाह
वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं पोस्ट कर देता हूँ, उसके अंदर आप लोगों ने फीडबैक लाजमी देना है, जो भी आपने नई चीज़ें लर्न की हैं, और उसके रिलेटेड आप लोग अपना जो भी कमेंट्स हैं वो किया करें, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी हमारी क्लास में ऐसे हैं जो जिनको हम डी इनरोल करने वाले हैं कुछ दिनों में, क्योंकि वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे या फिर वो सीरियस नहीं है, तो हम उनको ग्रुप से रिमूव भी करेंगे और डी इनरोल भी करेंगे, तो उनके लिए भी मोटिवेशन है। और आप लोगों का फीडबैक भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को क्या चीज़ें नई लर्न करने के लिए मिलती हैं और नया क्या होता है उसमें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।